नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान की राजनीति की बातें ही निराली। सिवान की राजनीति पहले शहाबुद्दीन को लेकर चर्चा में थी। जब शहाबुद्दीन नहीं रहे फिर भी उनको ही लेकर चर्चा में है। और जब चर्चा में है तो फिर आज इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जो 8 विधायक हैं सिवान जिले में, उनमें से कितने फिर से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। क्या 8 इस बार फिर से विधानसभा में लौट जाएंगे या कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। 3 से 4 विधायक तो ऐसे ही चुनाव लड़ने से पहले ही राजनीति से आउट दिख रहे हैं। लड़ाई इतना जबरदस्त है इस क्षेत्र में, मुकाबला इतना कड़ा है और फिर पार्टी के अंदर इतना घमासान है कि इन विधायकों के पसीने छूट रहे हैं। आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, जब कार्यकर्ता ही उनसे रुष्ट है, कार्यकर्ता ही उन पर खफा हैं और कार्यकर्ता ही उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सिवान जिले की राजनीति में क्या होने वाला है। सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र के विधायक वापस फिर से विधानसभा जा पाएंगे, चर्चा आज इसी बात की होगी। आज हम और आप मिलकर इस बारे में सोचेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, मैं आपको परिस्थिति बताऊंगा, मैं आपको समीकरण बताऊंगा। समझना आपका काम है। आप इसे किस रूप में लेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आप समझते रहिए। मैं सिर्फ बताऊंगा कि वहाँ होने वाला क्या है। देखिए, सबसे पहले जान जाइए कि जो सिवान में पिछला चुनाव था उसमें 6 सीटें महागठबंधन के पास थी, 2 सीटें ही बीजेपी के पास थी। जनता दल यूनाइटेड सुनने पर आउट। अब इस बार दावेदारी जनता दल यूनाइटेड की भी है, बीजेपी की है और उसका कहना है कि इस बार तो बाजी मारेंगे भाई, सिवान की राजनीति में इस बार अपना छाप छोड़ेंगे। लेकिन क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। नेताओं के दावों का क्या, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन जनता सभी दावों को फुस कर देती है। तो देखिए, सिवान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिवान जहां से अवध बिहारी चौधरी पिछले बार विधायक बने थे, लेकिन जीते कितने वोटों से? मात्र 1973 वोट, 2000 से भी कम। किसको पराजित किया था? बीजेपी के ओम प्रकाश यादव, यानी अपने ही समधी को। दोनों आपस में समधी हैं। ओम प्रकाश यादव की पुत्री की शादी उनके भाई के बेटे से हुआ है, तो इस नाते से दोनों समधी हुए। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी में है और ओम प्रकाश यादव बीजेपी। टिकट को लेकर दोनों तरफ घमासान है। अवध बिहारी चौधरी को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं और इधर ओम प्रकाश यादव के टिकट पर भी संकट के बादल हैं। दावेदारी दोनों तरफ से है। अब देखना है कि जो 2000 से कम वोटों का अंतर था वो कौन सा गुल खिलाएगी और इस बार आमने सामने कौन प्रत्याशी होगा। क्या अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलेगा और यदि टिकट मिलेगा तो फिर से वो विधायक बन पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, हार जीत का अंतर कितना था, महज 2000। उसमें भी तब जब बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार देवेंद्र गुप्ता चुनावी मैदान में उतर गए थे और कहा जाता है कि उन्हीं के वजह से ओम प्रकाश यादव चुनाव हार। अब क्या होगा सिवान को लेकर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप अंदाजा लगाइए, आप समीकरणों का जो आंकड़ा है उस पर गुना भाग कीजिए। अब देखिए, आते हैं जीरादेई। जीरादेई में पिछले बार क्या हुआ था? जीरादेई में 20 में जो
विधायक यहाँ के थे 15 से 20 में, रमेश कुशवाहा। उनका टिकट जनता दल यूनाइटेड ने काट दिया और यहाँ से कमला सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि रमेश कुशवाहा ने अमरजीत कुशवाहा को अपना समर्थन दे दिया, मौन समर्थन ही कह लीजिए। अमरजीत कुशवाहा सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे और चिलमरवा कांड की वजह से उनके प्रति सहानुभूति भी थी। रमेश कुशवाहा का समर्थन मिला और नतीजा ये हुआ कि 25,510 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत गए। जेडीयू का पूरा समीकरण ही बिगड़ गया जीरादेई में। सोच भी नहीं पाए थे जेडीयू के लोग कि इतना कम वोट जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। वहाँ एलजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था विनोद तिवारी को और उनको 7155 वोट आए थे। तो इस बार जीरादेई में क्या होगा ये देखना है, क्योंकि जीरादेई ऐसा नहीं है कि जीरादेई सीपीआई एमएल ही वहां से जीत सकती है। जनता दल यूनाइटेड के लिए भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि 15 में यहाँ से रमेश कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उसके पहले 10 में बीजेपी के टिकट पर आशा पाठक यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए जीरादेई और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के लिए मजबूत सीट है, केवल टिकट के वितरण में कोई गड़बड़ी ना हो तो देखिए क्या अमरजीत कुशवाहा इस बार फिर से वापस जाएंगे विधानसभा, फिर से जीतेंगे। ये तो अभी समय है इसमें बताने में, क्योंकि अभी तो प्रत्याशी भी नहीं उतरे हैं, लेकिन ये देखना है। अब देखिए दरौंदा में कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। कहा जा रहा है कि कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दाहिने हाथ हैं और उन्हीं के देख रेख में पूरा सीवान जिले का भी सब भाजपा का हिसाब किताब चल रहा है। पिछले चुनाव में 11,320 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अमरनाथ यादव को 60,614 मत आए थे, इनको 71,000 से कुछ अधिक मत आए थे। रोहित कुमार अनुराग जो कि जितेंद्र स्वामी के भाई हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे और 10,000 के आसपास वोट लाए थे। अब इस बार क्या होगा दरौंदा में, जब यहाँ से अजय सिंह, कविता सिंह दावेदार हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे की ये सीट है। 20 में तो कविता सिंह मान लीजिए कि बीजेपी की सांसद, 20 में तो कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड की सांसद बन चुकी थी 19 का चुनाव जीतकर, इसलिए इस सीट पर दावेदारी नहीं की। बीजेपी ने यहाँ पे अपना दावा किया, लेकिन 24 के चुनाव में उनका टिकट कट चुका है। अब वो राजनीति में स्पेस चाहती हैं। अजय सिंह स्पेस चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में वापस लौटना चाहते हैं, और ऐसे में दरौंदा का जो राजनीतिक समीकरण है वो एनडीए के लिए फंसा हुआ है। सीपीआई-एम जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेगी तो क्या होगा देखना होगा, लेकिन कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के लिए तमाम सकारात्मक वजहों के बावजूद कठिन लड़ाई है। पहले तो टिकट के लिए भी और दूसरा जीतने के लिए। तो देखिए क्या होता है। अब आइए रघुनाथपुर की बातें कर लेते हैं। रघुनाथपुर जहाँ से हरिशंकर यादव आरजेडी के विधायक हैं, पिछले बार 17,965 मतों से चुनाव जीते थे। तो देखिए हरिशंकर यादव का कहना एकदम साफ है, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे यदि आरजेडी से, तब तो ये अपना सीट छोड़ेंगे, यानी कि फिर से विधानसभा में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन यदि ओसामा साहब चुनाव नहीं लड़े, जो कि लगता नहीं है,
तो फिर हरिशंकर यादव का दावा है पार्टी टिकट काट देगी तो निर्दलीय भी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ जाएंगे। तो एक रघुनाथपुर ऐसा सीट है जहां पूरी पूरी संभावनाएं अभी दिख रही है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो विधानसभा जाने वाले नहीं है, पहुंचने वाले नहीं है। अब देखिए परिस्थितियां क्या बनती है, गुना गणित कहाँ कैसा सेट होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब जरा रघुनाथपुर से दरौली आ जाते हैं जहां सत्यदेव राम सीपीआई एमएल के विधायक हैं। लगातार दरौली से वो विधायक रहते रहे हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सीपीआई एमएल के बड़े नेता हैं। पिछले बार रामायण माझी को पराजित कर दिया था 12,119 मतों से। अब इस बार वहाँ कोई बहुत बड़ा सत्यदेव राम के खिलाफ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं है, जुट नहीं पाया है एनडीए में। अब परिस्थितियां क्या बनेगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन रामायण माझी अब इस दुनिया में है नहीं और उनके जगह पे कौन चुनावी मैदान में उतरेगा ये निर्भर करेगा। लेकिन सत्यदेव राम माले के बड़े नेता हैं और चुनावी जीत हासिल करने में वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, जीत जाते हैं। तो देखिए क्या होता है। अब बरहरिया जरा आइए, बरहरिया में भी राजनीति का समीकरण जो है वो फंसा हुआ है। फंसा इसलिए हुआ है कि यहाँ के विधायक आरजेडी के बच्चा पांडे हैं और बच्चा पांडे जो हैं वो पिछला चुनाव 3559 मतों से जीते थे। श्याम बहादुर सिंह को पराजित कर दिया था, जनता दल यूनाइटेड के वो टिकट पे थे। श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ वहाँ पे एलजेपी के उम्मीदवार थे, कुशवाहा जाति के, एक रालोसपा के उम्मीदवार थे वो भी कुशवाहा जाति के। तो इन लोगों ने इतना वोट काट लिया जो श्याम बहादुर सिंह को पराजित करने में सक्षम था। अब इस बार बच्चा पांडे के टिकट को लेकर भी कई तरह की अटकलें हो रही। अटकलें इसलिए हो रही कि राजद के ही कई नेता, बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अपने टिकट के लिए और बता रहे हैं कि बच्चा पांडे का टिकट तो गया, क्योंकि हिना साहब को चुनाव में मदद नहीं किया था। आरजेडी के साथ ही वो लगे रहे और बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार थे और इसीलिए जब हिना साहब की वापसी हुई है तो बच्चा पांडे को टिकट नहीं मिलेगा। और बच्चा पांडे जो हैं वो उनकी अपनी दावेदारी है कि टिकट तो चाहे जो हो बच्चा पांडे के पास ही आएगा। आरजेडी की वो सच्चे सिपाही हैं, पटना पर उन्हें विश्वास है और पटना के साथ वो लगे। तो अब देखिए बरहरिया में क्या होता है। बच्चा पांडे को पहले टिकट मिलता है तो चुनाव कितना मुश्किल होता है। पिछला चुनाव तो जीत गए थे, इस बार क्या होता है, वापस लौट के फिर से विधानसभा जाते हैं नहीं जाते हैं, ये सब पूरी तरह से चुनाव के समय जो समीकरण होगा उस पर निर्भर करे। पहले से बताना और पहले से कोई दावा करना ही मूर्खता है। अब आइए गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, चुनाव जीत गए 11,891 मतों से। पिछले बार सत्यदेव प्रसाद सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़े थे रालोसपा के टिकट पर। अंतिम समय में वो अपना समर्थन दे दिए, देवेश कांत सिंह को एनडीए के पाले में आ गए और नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव जीत गए। वरना नूतन वर्मा को भी 75,477 वोट आया था जो आरजेडी की उम्मीदवार थी। यहाँ से मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है इस बार भी गोरियाकोठी में, पिछले बार की तरह। कौन सा समीकरण काम करेगा, कौन सा समीकरण काम नहीं करेगा, ये तो अंत समय में पता चलेगा। लेकिन गोरियाकोठी का जो राजनीतिक समीकरण कहता है तो उस समीकरण पर यदि आप नज़र डालेंगे तो गोरियाकोठी का मुकाबला
आसान नहीं होता। गुरियाकोठी का मुकाबला कठिन होता है। बसंतपुर, नवीगंज और गुरियाकोठी 3 प्रखंडों की बात है और तीनों प्रखंड के समीकरण बिल्कुल अलग अलग है। अब ऐसे में गुरियाकोठी का जो सीट है उसे कौन जीतेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। गुरियाकोठी के विधायक वापस फिर से विधानसभा लौटेंगे या नहीं, ये भी पता चलेगा। अब देखिए, आइए महाराजगंज में। उस महाराजगंज में जहाँ के विधायक विजय शंकर दुबे हैं, कांग्रेस का इकलौता सीट, जहाँ से पिछला चुनाव महज 15-20 दिनों में विजय शंकर दुबे जीत गए थे। मांझी से आए थे महाराजगंज और महाराजगंज के लोगों ने जिता दिया। और जिताने के बाद अब चुनाव के पहले उनके प्रति भारी विरोध है। उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी, गठबंधन के घटक दल के अंदर भी, जनता के बीच भी, विरोधियों के बीच। एमपी के चुनाव में वो अपने ही पार्टी के आकाश कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। एक दिन भी कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया खुद भी। अब एनडीए नेताओं के साथ ज़्यादा देखे जाते हैं। क्षेत्र में उपस्थिति उतनी नहीं थी जितनी जनता को उम्मीद थी। बाहरी और भीतरी का मुद्दा महाराजगंज में अब छा गया है, विजय शंकर दुबे की वजह से ही। पूरे महाराजगंज में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ पेच फंसा हुआ है। महाराजगंज में एक से एक बड़े दावेदार हैं। विनोद जायसवाल जो कि एमएलसी हैं, उनके बेटे विशाल जायसवाल आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं। वीआईपी से नीतीश द्विवेदी दावे ठोक रहे हैं। इधर से कांग्रेस अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन का घमासान ये है। और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में भी घमासान है। ये सीट जनता दल यूनाइटेड पिछला चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी भी यहाँ से दावा कर रही है। अब देखना ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनका टिकट भी बच पाता है या नहीं। ऐसे तो पूरी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस का ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास रह जाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि आरजेडी से भी बहुत बड़ा इस पर प्रयास किया जा रहा है और उनका भी दावा है कि यहाँ से सीट जो है उन्हें मिलेगा। प्रचार भी चल रहा है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराजगंज, बरहरिया और रघुनाथपुर, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां के विधायकों पे संकट के बादल छाए हुए। ये फिर से विधानसभा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में दुश्मन तो दुश्मन हैं ही, अपने भी दुश्मन बने हुए हैं। और जब अपने दुश्मन बनते हैं तो घाव बड़ा गहरा होता है। अब देखिए क्या होता है। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन 8 सीटों में कौन से विधायक फिर से जीत कर जाते हैं या कौन हार कर घर बैठ जाते हैं। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम को पर फॉलो कर लीजिए। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको राजनीति की नई नई बातें, राजनीति की नया नया खबर देते रहेंगे। नमस्कार।